Hello everyone. Okay, today we will be doing biology chapter number 4. Before we start with the chapter, welcome to standard 10th. We have not been able to meet each other right now, but 9th standard का एग्जाम खत्म हो गया. जो स्कूल्स का खत्म नहीं भी हुआ उनको डायरेक्टली 10th में आने मिल गया. गुड फॉर अस. अभी घर पे रह के करना क्या है? घर पे रह के टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये जितना भी टाइम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन करना है. अब वो हम कैसे करेंगे? सी, जितने भी लेक्चर्स हम ऑनलाइन देख रहे हैं वो लेक्चर्स हम बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे पढ़कर खत्म कर देंगे. उससे होगा क्या कि जब हम वापस मिलेंगे, जब हमारा फेस टू फेस लेक्चर वापस शुरू होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लेक्चर्स के ऊपर हम ये चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा और जो बचे हैं वो चैप्टर्स पे हम अच्छे से ध्यान दे पाएंगे. सी, यूटिलाइज दिस टाइम. ये समर वैकेशन नहीं है. 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, यू नो दिस. अप्रैल एंड मई मंथ इज द मंथ जो सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए होता है. ये समर वैकेशन की तरह नहीं लेना है. स्टे सेफ एंड स्टे हाइजीनिक. ओके, वी स्टार्ट विद चैप्टर 4, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. दिस चैप्टर वी ऑलरेडी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड. इसका हाफ पार्ट मैं पूरा 9th स्टैंडर्ड बोल रही थी कि हम 9th में जितने भी चैप्टर्स करेंगे उनका पार्ट 2, उनका सेकंड लाइक सीक्वल काइंड ऑफ थिंग हमको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा. जितने भी चैप्टर्स है, ये चैप्टर भी हमने 9th में इसका हाफ पार्ट किया है, दैट इज इकोसिस्टम. वी हैव 2 एनवायरनमेंट चैप्टर्स इन 9th स्टैंडर्ड. वो दोनों ही एनवायरनमेंट के चैप्टर्स को मिलाकर दिस चैप्टर इज अ अपग्रेडेड लेवल. अपग्रेडेड मतलब उसमें जो चीजें नहीं थी वो सब सारी चीजें इसमें है. ओके, नाउ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इट इज अ EVS बेस्ड चैप्टर बट अ मेजर पार्ट ऑफ बायोलॉजी. Science 2 in 10th standard, 10 chapters is complete biology as you have already seen in your textbook. Now each and every chapter matters to us. Why? Because पूरा का पूरा textbook ही Science 2 का अकेला 10 chapters biology को belong करता है. There are no other subjects which are sharing. ना physics ना chemistry, कुछ sharing नहीं है. पूरा का पूरा 10 chapter biology है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है. Okay, now this chapter starts with ecosystem. What do we know about ecosystem? हमारे आजू बाजू जो भी चीजें होती है, each and everything in our surrounding is known as environment. Now what is ecosystem then? Environment is everything around us, but ecosystem is a small unit. समझाती हूँ. See, समझो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट हो गया एनवायरमेंट. बट फॉरेस्ट में एक छोटा सा ट्री है, एक ट्री है जिसके बाजू में एक लेक है, तो वो ट्री और वो लेक दोनों मिलाकर एक इकोसिस्टम है. कैसे? सी, ट्री पे जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे बर्ड्स हंटिंग करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए पॉन्ड के पास जाएंगे, लेक के पास जाएंगे, एंड जितनी भी फिशेस है ये सारी फिशेस आर अ प्रे टू द प्रीडेटर. हु इज अ प्रीडेटर? शिकारी. व्हाट इज द प्रे? शिकार. तो ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप चलेगा. किंगफिशर जो कि ट्री पर है वो जाएगा लेक में फिश खाने के लिए. तो ट्री के एनिमल लेक के एनिमल पे डिपेंड करते हैं. तो ट्री और लेक अपने आप में एक इकोसिस्टम है. वो जगह जो अपने आप में सस्टेन कर सकती है. सस्टेन मतलब क्या? कैन स्टे स्टेबल. द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच कैन स्टे स्टेबल ऑन इट्स ओन इज नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज बेसिकली एन इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बहुत ही इजी है इकोसिस्टम. लास्ट ईयर भी हमने एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डेफिनेशंस किए हैं. दिस ईयर वी आर गोइंग टू जस्ट ब्रश अप जो भी हमने लास्ट ईयर किया था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. हमने एक कॉन्सेप्ट किया था दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन. अब फूड चेन क्या होता है? सी, बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर जब डिपेंड करते हैं तब उसको हम फूड चेन कहते हैं. This is a classical example of food chain given in your textbook. It is with the pictures. We will just understand कौन किस पे डिपेंड करता है. See, grass किस पे डिपेंड करती है? sun. In the presence of sun, grass that is plants undergo photosynthesis. तो grass क्या हो गई? Producers. Grass is basically producers. Why? Because it is producing its own food. Now grass being the producer is not dependent on any organism. तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स.
और ऑटोट्रॉफिक, द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिपेंड on other organism are called as autotrophs. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन. जो खुद का खाना, खुद का न्यूट्रिशन खुद देख सकता है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. Who are the autotrophs in this food chain? It is basically the grass that is the main autotroph. The plants, the green plants are the producers. अब ये producers है, इनके ऊपर कौन डिपेंड करता है? जो इनके ऊपर डिपेंड करता है वो प्लांट्स को कंज्यूम करता है. So the next category is called as consumers. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं. अब यहाँ पे ग्रास हॉपर लेवल पे, ग्रास हॉपर पता है ना क्या होता है? ग्रीन कलर का दैट इंसेक्ट हु इज बेसिकली ईटिंग ग्रास. हाँ, तो ये जो ग्रास हॉपर्स है किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रास पे डिपेंड करते हैं. ग्रास हॉपर्स आर कंज्यूमिंग ग्रास. सो ये हो गए कंज्यूमर्स. ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है. सो फ्रॉग भी हो गया कंज्यूमर. ग्रास हॉपर पहला कंज्यूमर था. तो कैन आई से दिस इज primary consumer? Yes, grasshopper is primary consumer. grasshopper को कौन खा रहा है? frog. तो frog क्या हो गया? secondary consumer. frog is secondary consumer. Okay. तीसरा वाला कौन है? snake. snake को कौन? snake किसको खा रहा है? frog को खा रहा है. तो snake क्या हो गया? tertiary consumer. tertiary शब्द, tertiary word का मतलब क्या होता है? three. secondary 2, primary 1. primary, secondary, tertiary consumers. Okay, now tertiary consumer को कौन खाता है? See, there is no compulsion कि कोई ना कोई tertiary को खाएगा, ऐसा compulsory factor नहीं है. but yes, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे कि snake को vultures बताया ना क्या होता है? vulture basically would hunt the snake. now these vultures are like scavengers. Now they might eat a live snake or a dead snake. ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि crow हमारा, crow live insects और live animals like rat, चूहे, mouse या lizard को, छिपकली को भी पकड़ सकता है या मरे हुए चूहे को भी खा सकता है. तो crow dead और living दोनों को खा सकता है. सेम vulture का है. तो ये scavengers होते हैं. scavengers वो होते हैं जो living dead दोनों को खाएंगे. ठीक है. So vulture is also a consumer, but वो scavenger level पर है. अब वो vulture जब मर जाएगा, vulture को कोई खाएगा नहीं. vulture जब मर जाएगा तब micro organisms क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई. हमने किया है 9th स्टैंडर्ड चैप्टर, पूरा माइक्रोब्स पे एक चैप्टर किया है हमने. तो बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. तो ये वल्चर के मरने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? वल्चर को डिकम्पोज करेंगे. वल्चर के डिकम्पोजिशन की वजह से व्हाट वुड हैपन? जो सॉइल में वल्चर की बॉडी है डिकम्पोज होगी, सड़ने लगेगी और वल्चर के बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ही मिल जाएंगे. सॉइल में मिलने के बाद वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बन गए. अब वहाँ पे कुछ भी प्लांट ग्रो हो सकता है या वहाँ पे मशरूम ग्रो हो सकता है. सो दिस वाज decomposers. At this step it is decomposers. So what was step 1? Producers. Step 2, consumers. Step 3, decomposers. Producers वो जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. Consumers वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. और ये कंज्यूमर्स के मरने के बाद जब उनकी डेड बॉडी सड़ जाती है और सॉइल में मिल जाती है तो दोज हेल्पिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स. आई होप 3 लेवल्स आर अंडरस्टूड. ये हमने 9th में भी किया था. वी आर जस्ट ब्रशिंग अप बिकॉज चैप्टर का जो स्टार्टिंग है पूरा बेसिक्स ब्रश अप करने पे है. ओके, सो दिस वाज द फूड चेन. इसको फूड चेन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सीरीज में जाता है, एक के बाद एक. बीच में ऐसा कुछ हुआ कि ये इधर निकल गया वो उधर निकल गया? नहीं.
ये एक चेन में गया, इसीलिए इसे कहते हैं फूड चेन। वी हैव डन दिस, जो इधर उधर निकल जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फूड वेब। मतलब व्हाट इफ दिस फ्रॉग वाज नॉट ईटन बाय स्नेक बट दिस फ्रॉग वाज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। समझो ये फ्रॉग को कोई फॉक्स खा गया तो फिर चेन टूट गई ना, चेन से डाइवर्ट हो जाएगी, तो वो बन जाएगा फूड वेब, फूड चेन इन a linear fashion, linear sequence, straight line, and food web interconnected food chains। 4-5 फूड चेन्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उसको क्या कहते हैं? फूड वेब। ओके, सो ये फूड चेन एंड फूड वेब इज अंडरस्टूड। व्हाट यू विल डू इज, टेक्स्ट बुक में ये ऑलरेडी है, बट एज यू नो बायोलॉजी में वी ऑलवेज मेक अ सेपरेट नोटबुक। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम एक सेपरेट नोटबुक, फुल स्केप, व्हाटएवर इज देयर विथ यू, उसमें ये मच ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर, ये सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे पॉज करके। जॉट डाउन करने के बाद प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, एवरीथिंग यू आर जॉटिंग डाउन। मेक श्योर यू आर कीपिंग नोट्स ऑफ दिस। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू व्हेन वी मीट इज आई चेक कि सबने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। So make sure you are making notes. जो भी है, piece of paper, but make notes. Okay. Now this was the main food chain. Okay. Now we will understand about the definition of ecosystem. Ecosystem is basically a interaction between biotic and abiotic factors. Now what do you understand by biotic and abiotic factors? Let's understand. Ecosystem is basically an interaction between biotic and abiotic factors. अब biotic abiotic क्या होता है? Biotic abiotic abiotic soil, sunlight, air, water, abiotic factors. Biotic, living organisms. कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स? माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कौन हो गए? बायोटिक फैक्टर्स। और अबायोटिक क्या है? सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हो गए। इनका सबका जब इंटरैक्शन होता है, आफ्टर देयर इंटरैक्शन व्हाट इज basically constituting is the ecosystem, the smallest unit of environment. Okay, now we know abiotic biotic factors क्या हो गए, but ये interaction किस type का होता है? ये interaction हो सकता है prey predator relationship का। Now what is prey predator relationship? In the last example that we have done for the food chain, see, in the last example, frog क्या था? समझो फ्रॉग और स्नेक का एग्जाम्पल लेंगे हम। ओके, सो हियर द फ्रॉग इज प्रे। प्रे मतलब क्या? जो शिकार है। एंड द स्नेक इज प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब क्या? शिकारी, जो शिकार करने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ इंटरैक्शन। स्नेक इज ईटिंग फ्रॉग, सो देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन देम। भले ही वो प्रे प्रीडेटर वाला, बट कुछ तो इंटरैक्शन है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अगर ये इंटरैक्शन निकाल देती हूँ मैं बीच में से, तो क्या होगा? क्या बढ़ जाएगा? समझो स्नेक्स मार दिए मैंने सारे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रॉग्स विल इंक्रीज। Why? Because there are no snakes to eat frogs. अब फ्रॉग्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा या क्या घटेगा? फ्रॉग्स किसको खा रहे थे? ग्रास हॉपर्स को। सो अगर फ्रॉग्स बढ़ेंगे, ज्यादा फ्रॉग,
ज्यादा ग्रास हॉपर को खाएंगे तो ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन कम होगा, ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन कम होगा तो ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ेगा। Are you understanding? Every organism in a food chain is dependent on each other. एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर उनमें से एक भी गायब हो जाता है तो दूसरे का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता है। पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक भी ऑर्गेनिज्म उसमें से मिस आउट ना हो। अगर कुछ भी उसमें से बाहर निकल जाता है तो कोई उसके आगे या पीछे वाला ऑर्गेनिज्म या तो नंबर में बढ़ जाएगा या घट जाएगा एंड पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट करेगा और ग्रेजुअली पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा। नाउ सी, अगर हर एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाट अबाउट द फिल्थी क्रीचर्स? फिल्थी क्रीचर्स गंदे वाले कीड़े, सो ये टर्माइट्स, कॉकरोचेस, इनका क्या रोल है एनवायरनमेंट में? यू मस्ट बी थिंकिंग कि चलो बड़े बड़े एनिमल्स तो समझ में आता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स का क्या लेना देना है? सी, ये टर्माइट्स, कॉकरोचेस, नाउ कॉकरोचेस आर लाइक स्कैवेंजर्स, हेवनली स्कैवेंजर्स आई शुड से। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, जितना कुछ बचा कुचा है सब खा सकते हैं। कॉकरोच है ना, ऐसा इंसेक्ट है जो लिविंग, नॉन लिविंग, डेड सब खाएगा, सारे लेफ्टओवर्स को खाएगा। घर में ब्रेड का टुकड़ा बचा हो, मीट का टुकड़ा बचा हो या किसी और जानवर की डेड बॉडी पड़ी हो, कॉकरोच सब कुछ खा सकते हैं। सो कॉकरोचेस आर बेसिकली क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि वो सारी बची कुछ चीजें खाएंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे करके इट वुड मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। सेम इज द थिंग विद क्रो। क्रो क्या करते हैं? रैट्स को, लिजर्ड्स को हंट डाउन करते हैं, उनको खाते हैं, जो भी कचरा होता है वो खाते हैं। सी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अभी हमने कचरा इतना बढ़ा दिया है कि क्रो ऐसा लगता है कि कचरा फैला रहा है जब वो कचरा खाने जाता है, बट एक्चुअली ऐसा सीन नहीं है। थिंग इज, क्रो इज सपोज टू क्लीन द एनवायरनमेंट, कॉकरोच इज सपोज टू क्लीन द एनवायरनमेंट, दे आर नेचुरल क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। बट कचरा इतना है ना कि कॉकरोच और क्रो भी उसको कर नहीं पा रहे बैलेंस आउट। प्लस कचरा प्लास्टिक का कचरा है, नॉन डिग्रेडेबल कचरा है, तो क्रो और कॉकरोच प्लास्टिक कैसे खाएंगे? जितना भी ऑर्गेनिक कचरा है वो लोग खा लेंगे। सो इवन द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक टर्माइट, दीमक या कॉकरोच, छोटे से छोटा बग, कीड़ा, हर एक एनिमल, हर एक इंसेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हर छोटे एनिमल का एक रोल है और वो रोल, अगर वो एनिमल निकल जाता है तो वो रोल रुक जाता है, और अगर वो रोल रुक जाता है तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ecosystem. Now there are certain questions that we are going to answer as per our past knowledge and all the concepts जो अभी हमने समझ के लिया है। What is ecosystem? What are its different components? Now what is ecosystem? Ecosystem is the interaction between biotic and abiotic factors present in the environment. What are its components? There are two types of components, biotic components and abiotic components. Which are the types of consumers? There are three types of consumers: primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. 1, 2, 3 level के हिसाब से। What is the criteria of their classification? कैसे करते हैं उनको classify? सबसे नीचे क्या है हमारे पास? अच्छा, बाय द वे व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिरामिड, पिरामिड ऑफ फूड चेन। ये किया है हमने 9th स्टैंडर्ड पिरामिड। सबसे नीचे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्लांट्स। उसके ऊपर कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, वो कौन है? एनिमल्स, जो कि क्या लेवल पे होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 लेवल पे होते हैं। अच्छा, उनके ऊपर कौन है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। सो आई टेल यू, सबके पास फिलहाल 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डिड नॉट गेट द टाइम टू डिस्पोज इट ऑफ।
एंड जिन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दिया तो उनका तो 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली बाजू में होना ही चाहिए. सो ये जो पिरामिड्स है वो 9th स्टैंडर्ड की बुक में ऑलरेडी है. सो जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग कि पिरामिड में क्या लेवल्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल क्या था. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन टू दिस आंसर दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन. द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर इज इट डिपेंड्स ऑन देयर फूड हैबिट्स. वो खाते क्या है. जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर नॉर्मली कौन होता है. प्राइमरी कंज्यूमर आर herbivores. Herbivores like deer, cow, etc. Herbivores वो जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं. तो प्राइमरी कंज्यूमर. तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन. इट डिपेंड्स ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स. वो खाते क्या है. सेकेंड क्या है. सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन. जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि लायन, टाइगर. ओके. एंड थर्ड इज टर्शियरी कंज्यूमर्स. ये कौन होते हैं. ओमनीवोरस. ओमनीवोर्स जो दोनों चीजों को खा सकते हैं जैसे कि बेर या ह्यूमंस जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया इज इट डिपेंड्स ऑन द ईटिंग हैबिट्स. Okay, so the third question here is what may be the relationship between the lake and the birds on the tree. See, what is the relationship between the birds? हमने ये पहले भी क्वेश्चन किया है that जो लेक होता है उसमें फिशेस होगी और ट्री पे वो बर्ड्स होंगे जो फिश को ईट करते हैं like kingfishers. So what is the direct interaction over here? Prey-predator relationship. The next question is what is the difference between food chain and food web? This is also what we have already discussed. Food chain एक linear sequence में होता है, straight line में होता है और food web interconnected होता है. 4-5 food chain इधर उधर निकल गई food web बन जाता है. Next, what are the different types of trophic levels in the food chain? There are 3 different types of trophic levels: producers, consumers, decomposers. Trophic का मतलब होता है nutrition. What is energy pyramid? ये हम करेंगे, समझेंगे अच्छे से. See, what about energy pyramid? We have already discussed this. ये क्या था हमारा. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, decomposers. Okay, now what is the energy pyramid? Energy pyramid is basically the energy which is being passed on to the next trophic level. For example, producers ने, plant ने photosynthesis के टाइम पे sun से 1000 joule of energy obtain किया. ठीक है. Now ये 1000 joule of energy consumers के पास directly नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि प्लांट भी तो अपने कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करेगा, ट्रांसपिरेशन, रिप्रोडक्शन, तो वो प्रोसेस में काफी एनर्जी लूज हो जाएगी. फिर प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स को जो कंज्यूमर्स खाएंगे तो उनमें 1000 जूल से सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी पास होगी. क्यों? क्योंकि प्लांट्स के खुद के प्रोसेसेस में काफी एनर्जी लूज हो चुकी है. देन ये कंज्यूमर्स में भी 3 लेवल्स होंगे. जब ये कंज्यूमर्स के 3 लेवल में वो एनर्जी पास ऑन होगी तो जब वो लास्ट टर्शियरी कंज्यूमर जब मर जाएगा तो जो एनर्जी उसमें बचेगी दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 जूल्स. सो इट इज 1000 जूल, 100 जूल, 10 जूल. आई होप यू नो व्हाई आई एम सेइंग जूल्स, बिकॉज जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरीज. ओके, नाउ यू नो दिस. अब क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रही है तो जितनी एनर्जी आई है उतनी जाती नहीं है जब लास्ट में ये सॉइल में मिल जाएंगे. लास्ट ईयर वी हैड अ गिव रीजन दैट
energy in the food chain or energy in the ecosystem is unidirectional. यूनि मतलब वन, एक ही डायरेक्शन में है, आती है बट उतनी एनर्जी जाती नहीं है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. So this was the last part of the question. Okay, then we have this. There is a flow chart of ecosystem which is biotic and abiotic component. What I will do is we will make the flow chart and you will just jot down कि कौन से boxes में क्या क्या लिखना है. This we would be doing in the next session. Until then, what you are supposed to do is keep revising. 9th standard का वो जो chapter है वो एक बार revise कर लो so that ये chapter और easy हो जाएगा. आज जो हमने किया है it is just introduction and brushing up the definitions. But in next lecture we will be taking up some more complex topics. जैसे कि हमारा flow chart कैसे बनेगा, फिर what are the different types of ecosystems that we know and further on. By that time keep revising. Take care.